हम बात करेंगे संजीव जी की कहानी अपराध पर। संजीव जी की कहानी अपराध, इसकी कहानी नक्सलवादी आंदोलन की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है। संजीव जी के प्रिय मित्र सूर्य नारायण शर्मा को नक्सलवादी आंदोलन में शामिल होने के अपराध में पुलिस ने हजारीबाग जेल में बंदूक की नालों से मारा। संजीव इस कहानी में प्रशासन, पुलिस, न्यायपालिका, राजनेता सब पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं। कहानी के पात्र सचिन को जब सजा दी जाती है तो उससे बचाव के लिए बोलने को कहा जाता है। तब सचिन कहता है, मुझे इस पूंजीवादी, प्रतिक्रियावादी न्याय व्यवस्था में विश्वास नहीं है। आम जनता भी जिसे न्याय का मंदिर कहती है, वह लुटेरे, पंडों और जूता चोरों से भरा पड़ा है। ये लाल थाने, लाल जेल खाने और लाल कचहरियां, इन पर कितने बेकसूरों का खून पुता है। वकीलों और जजों का काला गाउन न जाने कितने खून के धब्बों से छुपे हुए हैं। परिवर्तन के महान रास्ते में एक मुकाम ऐसा भी आएगा जिस दिन इन्हें अपना चरित्र बदलना होगा, वरना इनकी रोवीली बुलंदियां धूल चाटती नजर आएंगी। प्रेमचंद की विरासत था में कथाकार संजीव का हाल ही में प्रकाशित उपन्यास रह गई दिशाएं इसी पार उनकी कथा यात्रा का महत्वपूर्ण पड़ाव है। इससे पहले उनके प्रकाशित उपन्यास हैं किशनगढ़ के अहेरी, सर्कस, सावधान नीचे आग है, धार, पांव तले की दूब, जंगल जहां शुरू होता है और सूत्रधार। संजीव के कहानी संग्रहों के नाम है 30 साल का सफरनामा, आप यहाँ हैं, भूमिका और अन्य कहानियाँ, दुनिया की सबसे हसीन औरत, प्रेत मुक्ति और अन्य कहानियाँ, ब्लैक होल, खोज, 10 कहानियाँ, गति का पहला सिद्धांत, गुफा का आदमी और आरोहण। सारिका के जनवरी 1980 के पुरस्कार अंक में अपराध कहानी छपी थी। इसे प्रथम पुरस्कार भी मिला था। तब से अब तक सैकड़ों कहानियां इस समस्या को लेकर लिखी गईं, पर बहुत कम ऐसी हैं जिन्हें लौट लौट कर पढ़ने का मन पाठक का करता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में, प्रेम में हम एकाधिकार चाहते हैं, जबकि श्रद्धा में हम चाहते हैं कि दूसरे लोग भी उसे प्यार करें। और हम सभी पाठक यही चाहते हैं कि यह कहानी हर पाठक पढ़े। शायद यह एकमात्र कहानी है जो इस व्यवस्था के मुंह पर तमाचा है, जो हिंदी कहानी की दरिद्रता को रोती रहती है, अथवा जिनकी नजरों में यह कहानी एक कहानी है ही नहीं। नक्सलवाद को अनुभव करने के लिए यह कहानी अपराध जीवंत माध्यम है। अपराध कहानी के पात्र संघमित्रा और सचिन लोहे की भट्टी में तपे हुए दहकते अंगारे के समान पात्र हैं। विश्वविद्यालय में किसी को रिसर्च करते देखती हूँ तो याद आता है अपराध कहानी पर किया जाने वाला शोध। लाइब्रेरी ढूंढते खोजते हर शोधार्थी की हर थीसिस मुझे ऐसी प्रतीत होती है जैसे इनका कोई उपयोग नहीं रह गया है। इस सामाजिक व्यवस्था में यह शोध बेकार है। मात्र डिग्री के लिए, किसी पिता के मंसूबों को साधने के लिए, तो कभी किसी रिश्तेदार की नाक को लंबा करने के लिए। जब भी किसी बड़ी नदी को मैंने रेलगाड़ी में पार किया है तो मेरी आंखों में अपराध पर लिखी थीसिस छपाक से पानी में गिरती है और सारी नदी में उसके कागज छितराने लगते हैं। और साथ में वह सचिन भी। संघमित्रा डॉक्टर थी। सचिन कहता है, दीदी तुम्हें बुझवे ना, ये सामंतवादी शिक्षा व्यवस्था। कहानी में सचिन का दारोगा के मुंह पर थूकने का प्रसंग बेहद सार्थक है। दारोगा जी, तुम नहीं समझोगे,
अपने बेटे को भेज देना, उसे समझा दूंगा। कितनी गहरी पकड़ है कि वक्त के साथ हम सभी सुभाष, नेहरू बनते हुए अंत में गांधी में तब्दील हो जाते हैं। सचमुच गर्म खून की भाषा गर्म खून ही समझ सकता है। साहित्यिक आलोचना की परिधियों से परे यह कहानी कुछ बड़े सीधे साधे प्रश्न खड़ी करती है। क्या हिंसा को और बड़ी हिंसा से और नफरत को और बड़े नफरत से दबाया जा सकता है? जो व्यवस्था स्वयं अपराध को पैदा करती हो, उसके कारणों को जानने और लीपापोती के लिए अनुसंधान या आयोग, कमेटियां बनाने का कोई अर्थ है? आखिर कौन सी मजबूरी है जिसके चलते डॉक्टरी पढ़ रही संघमित्रा, जो मुर्दे को चीड़-फाड़ से भी बेहोश हो जाती थी, परिस्थितियों के वश में स्वयं शातिर अपराधी बन जाती है? सिद्धार्थ और सचिन, जो एक छत के नीचे मार्क्स, लेनिन और सामंतवादी शिक्षा व्यवस्था को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उनमें से एक अपराध की दुनिया से गुजरता हुआ जेल के सिंकचों के पीछे पहुंच जाता है और दूसरा उन्हीं प्रवृत्तियों पर तथाकथित शोध करके फलता फूलता है। क्योंकि सिद्धार्थ सेशन जज पिता, एसपी बड़े भैया, जिलाधीश छोटे भैया और गृह सचिव जीजाजी की बदौलत ऐन वक्त पर संभाल लिया जाता है। सेशन जज पिता का यह कथन कि सीबीआई वाले कब के तुम्हारे विरुद्ध कदम उठा चुके होते, बचते आए हो तो अपने जीजाजी के चलते, इस तथ्य का प्रमाण पेश करती है। सचिन को जेल होती है, लेकिन उसी सचिन की सिफारिश यदि राजनेता, एमएलए, एमपी या व्यवस्था का बड़ा अफसर, एसपी, जज करता या इनका कोई रिश्तेदार निकल आता, तो क्या यही दंड मिलता? यह सच केवल बिहार या बंगाल का सच नहीं है, यह आज पूरे देश का सच बन गया है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर और आसाम से सोमनाथ तक गाया जाने वाला भ्रष्टाचार का यह राग इस व्यवस्था का क्रूर चेहरा है। 1967 में बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से शुरू हुए इस आंदोलन में देश के विभिन्न हिस्सों में अनेक उतार चढ़ाव देखे हैं और इन्हीं उतार चढ़ावों में सचिन और संघमित्रा उत्पन्न होते हैं और उनके पक्ष विपक्ष में चली आ रही मीलों लंबी बहस का अभी तक कोई सिरा नहीं नजर आ रहा है। अनेकानेक गुटों में फलता फूलता यह आंदोलन स्वाधीन भारत के इतिहास में आज भी उतना ही प्रासंगिक बना हुआ है जितना 70 के दशक में। लेकिन जो निष्कर्ष निर्णय लाखों करोड़ों पन्नों में नहीं मिलेंगे, वे इस छोटी सी कहानी में बहुत संतुलित ढंग से रखे गए हैं। एक सहज तथा पारदर्शी भाषा में लेखक ने इसे प्रस्तुत किया है। इतनी गुरु गंभीर विचारधारा का इतना पठनीय प्रस्तुतिकरण उन्होंने किया है। नक्सलवाद पर यूं तो कई कहानियां, उपन्यास लिखे गए हैं, पर इतनी खूबसूरती के साथ समस्या को शायद ही किसी लेखक ने उठाया है। संजीव जी यहीं बाजी मार ले गए हैं। शुरू से अंत तक अदृश्य बारीक धागों में बुनी हुई सचिन और संघमित्रा की और सिद्धार्थ की कहानी बिल्कुल उसने कहा था कि तर्ज पर लिखी गई है। बिल्कुल 100 वर्षों के बाद सामाजिक यथार्थ के अनुकूल और अनुरूप मौजूदा भारत की मुकम्मल तस्वीर है यह कहानी, जिसमें समय का सब कुछ बोलता है। प्यार, नाते, रिश्ते, व्यवस्था, जेल, विचारधारा। दरअसल हिंदी साहित्य जिन कहानियों के बूते विश्व साहित्य को टक्कर दे सकता है, अपराध उनमें से एक कहानी है। कहानी की एक अद्वितीय विशेषता उसका शिल्प पक्ष भी है। एकदम लचीला फंतासी का ऐसा प्रयोग जिसमें घटनाओं को मनमर्जी पाठकों के सामने रखा जा सकता है। यह देश का दुर्भाग्य है कि 70 सालों के बाद भी सत्ता
उन लोगों के पास सरकती चली गई जिसमें समाजवादी संविधान के बावजूद एक आदमी 5,000 करोड़ का मकान मुंबई में बनवा रहा है, 2-4 किलोमीटर की यात्रा भी हेलीकॉप्टर से करता है और गरीब मुल्क का पैसा उसके गुप्त नामों से विदेशी बैंकों में जमा है, जिसे अगर बांट दिया जाए तो प्रत्येक भारतीय लखपति बन जाए। साहित्य को इसी दुर्भाग्य की परछाई ने घेर रखा है। वैसे भी साहित्य समाज या राष्ट्र का दर्पण ही तो होता है। नतीजा यह हुआ कि वह कहानी और उपन्यास की शक्ल लेकर हमारे साहित्य जगत में छा गया। सन 80 में अपराध कहानी ने संजीव को उस दौर का नायक कथाकार बना दिया था। वह कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। दुर्भाग्य बस यही है कि हिंदी कहानी का वह नायक आज हिंदी और हिंदी की दुनिया की राजनीति के चलते वैसे ही किसी अंधेरे एकांत की तरफ बढ़ रहा है, जहां 30 साल के सफरनामा का सूरज या बूढ़ा रिक्श का रामलाल या अपराध कहानी का सचिन पहुंचा था। यदि देश की सत्ता उसके हाथों में पहुंचती जो वाकई इस देश का पेट भर रहे हैं, तो संजीव प्रेमचंद के बाद सबसे प्रामाणिक कथाकार होते। धन्यवाद।